Hello students, in this lecture series on laws of motion, we have few videos on theory as well as CRT. Then we have few videos on numerical for JEE mains and few videos on numerical for JEE advanced. In this lecture series, we are not covering the dynamics of circular motion and this topic will be covered later on. So this is the overall 8th lecture on laws of motion and second on numerical for JEE advanced. So today we'll start with example number 10. Here we have two blocks of mass small m and capital M. They are connected with the string which passes over the pulley. M lies in the plane. M जो है वो inclined plane पर है और the coefficient of friction between the block and the plane is mu s. तो हमें बताना है find the minimum and maximum value of M so that system is at rest. तो क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ. एक ये वेज है विच इज द इंक्लाइंड प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. इस अरेंजमेंट में ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है एंड कैपिटल M इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज म्यू s. तो हमें बताना है कि m की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि सिस्टम मूव ना करे. दैट इज द क्वेश्चन. तो अब इसमें हम देखेंगे कि m की जो मिनिमम वैल्यू हम चाहते हैं सिस्टम मूव ना करे. अगर m की मिनिमम वैल्यू रखेंगे, m अगर कम है तो m नीचे आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन म्यू s ऊपर लगेगा. और m अगर m की वैल्यू हम बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ये ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा विच विल बी इक्वल टू म्यू s. अब दोनों केस में ये लिमिटिंग केस है. लिमिटिंग केस इसलिए है क्योंकि सिस्टम मूव नहीं कर रहा. सिस्टम मूव नहीं कर रहा तो एक्सलेशन 0 होगा and the system is just on the verge of sliding. That means the friction will be equal to mu sn. तो हम सबसे पहले मिनिमम मास निकालते हैं. तो मिनिमम मास अगर है तो clearly the tendency of the block is to move downwards, as a result of which the friction is upwards. ये ब्लॉक स्मॉल m मूव नहीं कर रहा. फोर्सेस आर mg एंड t. इसमें कैपिटल mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, t लगेगा एंड फ्रिक्शन म्यू sn ऑफ द इंक्लाइन. सो फ्री बॉडी डायग्राम से जब हम इक्वेशन लिखेंगे, m की इक्वेशन आएगी t इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू mg. और कैपिटल m की अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगी n इज इक्वल टू mg cos थीटा, जो हमने यहाँ लिखा. लॉन्ग द इंक्लाइन अपवर्ड फोर्स है t प्लस म्यू sn और डाउनवर्ड है mg sin थीटा. ये आ गई हमारी ब्लॉक की. अब हमें इसमें n को एलिमिनेट करना है तो हम n की जगह लिखेंगे mg cos थीटा. सो t प्लस म्यू s टाइम्स mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा. उसे टेंशन आ गया. t विल बी mg sin थीटा माइनस म्यू sn, ये आ गया. और ब्लॉक के लिए हम ऑलरेडी देखा है स्मॉल m के लिए t mg है. दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. दोनों को इक्वेट कर देंगे तो उसे m आ जाएगा. तो ये हो गया हमारा मिनिमम मास फॉर विच द ब्लॉक शुड नॉट, द सिस्टम शुड नॉट स्लाइड. और मैक्सिमम निकालने के लिए इनफैक्ट we are going to do this for every question. You can see here for maximum value of m the direction of friction will reverse. जो डायरेक्शन ऊपर था वो नीचे है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये म्यू एस की जगह माइनस म्यू एस लिख देंगे और ऐसा करने से जो मैक्सिमम मास आएगा वो आ जाएगा. इसको माइनस म्यू एस को प्लस म्यू एस करने से m प्लस साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा आ जाएगा. तो अब हमारी जो m की वैल्यू है वो होनी चाहिए इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में. मिनिमम ये वैल्यू है, मैक्सिमम ये वैल्यू है. तो ये रेंज अगर हमारे मास की होगी तो सिस्टम विल नॉट मूव. So now let us come to example number 11. You can see the figure over here. जिसमें there is a block of mass small m. It is placed on a wedge of mass capital M and the ground is smooth. Ground तो ये capital M जो wedge है ये मूव कर सकता है. Find the minimum and maximum horizontal force F required to be applied on the wedge. ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो so that the wedge remain, so that the block remains stationary on the inclined surface. हम चाहते हैं कि ब्लॉक मूव ना करे, ये स्टेशनरी रहे. तो ये मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स जो वेज पे अप्लाई करेंगे वो कितना होगा ये हमें निकालना है. Okay, so now here
क्योंकि ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो हम एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं F अपॉन टोटल मास, जो ये आ गया। और मिनिमम फोर्स अगर लगाते हैं, अगर हम फोर्स बहुत कम लगाएंगे तो टेंडेंसी ब्लॉक की नीचे जाने को होगी, और अगर फोर्स बहुत ज्यादा लगा देंगे तो टेंडेंसी होगी इस मास को ऊपर जाने की। तो जब हम फोर्स बहुत कम लगाएंगे टेंडेंसी नीचे आने को होगी और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, एंड वाइस वर्सा जब फोर्स बहुत ज्यादा लगाएंगे मास की टेंडेंसी ऊपर जाने को होगी और उस केस में फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो अब हम पहले करेंगे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो अभी क्वेश्चन ये है कि दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं और कम से कम कितना फोर्स लगाएं ताकि ब्लॉक नीचे मूव ना करे। तो आइए पहले हम इसका एफबीडी बना लेते हैं ब्लॉक का। ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एन। और अब अगर हम इसका एफबीडी बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेज, तो वेज को के फ्रेम में अगर बनाते हैं तो स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए। एक और ऑप्शन था कि हम ग्राउंड फ्रेम में बनाते तो उस केस में एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट लेते, बट डज नॉट मैटर, इट इज वन एंड द सेम थिंग। हमने इसका एफबीडी बनाया इन द फ्रेम ऑफ द वेज, तो उसके केस में हमने एक स्यूडो फोर्स लगा दिया एम ए टुवर्ड्स लेफ्ट। ये हमारा एफबीडी हो गया। और अब ये लिमिटिंग केस है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, इट इज नॉट स्लाइडिंग, और फ्रिक्शन हमारा पूरा लग रहा है, दैट इज इक्वल टू म्यू एन। तो यहाँ पे हम इक्वेशन देखेंगे तो नॉर्मल के डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में अपवर्ड हो गया n, तो हमने n लिखा। और mg का कंपोनेंट इधर लगेगा mg cos थीटा, ma का कंपोनेंट इधर है ma cos थीटा, बट इधर होगा ma sin थीटा, तो ma sin थीटा हो गया। एंड अलोंग द इंक्लाइन जो अपवर्ड फोर्स है वो एक लग रहा है म्यू एन, एक लग रहा है ma cos थीटा जो हमने यहाँ लिखा, और डाउनवर्ड लग रहा है mg sin थीटा। अब इन दो इक्वेशन हमारी आ चुकी हैं ब्लॉक की, इसमें हम नॉर्मल को एलिमिनेट करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ देखें म्यू एन, एन की जगह हमने लिखा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, और ये कितना हो गया म्यू एन, ये हो गया mg sin थीटा में से ma cos थीटा माइनस करेंगे तो इधर आ गया। तो अब हम हमें निकालना है फोर्स, तो फोर्स के लिए a निकालना है। तो ये जो इक्वेशन हमारी आई है इसमें हम a के टर्म इकट्ठे करेंगे, तो ma cos थीटा इधर ले आएंगे और इस टर्म के साथ कंबाइन करेंगे तो ma कॉमन आ गया, इधर लाने पे cos थीटा हुआ और यहाँ पे हुआ प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे है mg साइन थीटा और इस टर्म को टुवर्ड्स राइट लेके जाएंगे, mg कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, तो इससे एक्सलेशन आ गया, इस टर्म से डिवाइड करेंगे m कट जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू g। और फोर्स जो मिनिमम होगा वो होगा टोटल मास इंटू एक्सलेशन, तो टोटल मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन हमने ये पुट कर दिया। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट द ब्लॉक शुड नॉट स्लाइड डाउनवर्ड्स। एंड मैक्सिमम निकालने के लिए ऑब्वियसली द ब्लॉक विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन विल रिवर्स। तो सिंपली इस इक्वेशन में म्यू की जगह अगर हम माइनस म्यू लिख दें तो ऊपर आ जाएगा प्लस और नीचे आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम फोर्स। इससे ज्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड करेगा। सो द फोर्स मिनिमम इतना होगा एंड मैक्सिमम इतना होगा। सो लेट अस नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 12। दिस इज अ प्लैंक ऑफ मास 10 kg। ये प्लैंक है जिसका मास है 10 kg, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका मास है 10 kg। दिस इज कनेक्टेड टू अ मास ऑफ 4 kg। ये 4 kg का मास है थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर स्मूथ फिक्स पुली। ये पुली है इसके थ्रू ये ऐसे कनेक्टेड है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द सरफेस इज 0.05। ये प्लैंक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.05, उसको भी मैं लिख देता हूँ 0.05 इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड अ बॉय ऑफ मास 10 kg रन्स टुवर्ड्स राइट। ये जो बॉय है इसका मास है 10 kg, इसको भी मैं लिख देता हूँ, बॉय का मास है 10 kg। ये बॉय इज रनिंग टुवर्ड्स राइट on the plank without slipping. The plank remains stationary during the motion of the boy. तो plank stationary है when the boy जब भाग रहा है towards right तो plank stationary है, plank move नहीं कर रहा। क्यों move नहीं कर रहा? Because of the friction. Find the minimum and maximum acceleration of the block.
हमें बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेलरेशन बॉय का क्या क्या हो सकता है। सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस प्रॉब्लम। अब देखिए, जब ये बॉय जो है, जब ये टुवर्ड्स राइट भागेगा तो इस पे प्लैंक पे फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। और बॉय के ऊपर वही फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट लगेगा, ये दोनों फ्रिक्शन इक्वल होंगे। आई विल रिपीट, बॉय जब टुवर्ड्स राइट भागेगा तो वो प्लैंक को पीछे पुश करेगा और प्लैंक बॉय को आगे पुश करेगा। लेट दैट फ्रिक्शन फोर्स बी F2, जो दोनों केस में इक्वल होंगे दोनों के लिए। और अगर ये बहुत ही तेजी से भागेगा, बहुत ज्यादा एक्सलेशन से भागेगा, तो फोर्स F2 बहुत ज्यादा होगा, तो प्लैंक की टेंडेंसी पीछे जाने को होगी, तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा। और अगर ये बहुत कम स्पीड एक्सलेशन से भागेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, बिकॉज दिस ब्लॉक द टेंडेंसी ऑफ द प्लैंक इज टू मूव फॉरवर्ड। और अगर प्लैंक की टेंडेंसी आगे जाने को होगी तो फ्रिक्शन उसमें लेफ्ट की तरफ लगेगा। सो इन आइदर केस, क्योंकि हमें पता है प्लैंक मूव नहीं कर रहा, तो ये ब्लॉक स्टेशनरी है। अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो टेंशन जो होगी स्ट्रिंग में कितनी होगी, mg के बराबर। अगर इसका मास m3 है तो m3g विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो टेंशन का दोनों केस में टेंशन तो हमारा 40 न्यूटन है, और जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, दैट इज म्यू एन। नॉर्मल यहाँ पे कितना होगा, इस जगह पे इन दोनों का मास को ऐड करेंगे इनटू जी, तो म्यू दे रखा है 0.05, दोनों का टोटल मास है 20 इंटू 10, तो 10 न्यूटन इज दी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगा। और हमारे केस में जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय, तो लिमिटिंग केस ही रहेगा, फ्रिक्शन इसमें दोनों केस में मैक्सिमम लगेगा। तो पहले हम एक केस करते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉय इज मैक्सिमम, जब बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से जा रहा है, मैक्सिमम से जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और ये वाला जो नीचे लोअर सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो आगे लगेगा। और जब ये मिनिमम एक्सेलरेशन से जाएगा तो टेंडेंसी इस ब्लॉक इसकी होगी टू मूव टुवर्ड्स राइट, और फ्रिक्शन इस पे अब पीछे लगेगा। सो फ्रॉम फ्री बॉडी ऑफ द प्लैंक, जब ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो F2 पीछे टुवर्ड्स लेफ्ट, that is equal to force towards right, F2 towards left, force towards left will right will be T plus F max। T हमने निकाला है 40, T तो 40 रहेगा, F max है 10 जो हमने निकाला है, तो F2 है 50, तो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है 50। तो इसका एक्सलेशन, अब इसका एफबीडी बनाएंगे तो मैक्सिमम एक्सलेशन हो गया F2 by M2 50 by 10 and the maximum acceleration is 5। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से भाग सकता है। इससे ज़्यादा अगर एक्सलेशन होगा तो प्लैंक विल स्टार्ट स्लिपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। और अब जब मिनिमम एक्सेलरेशन होगा तो इसकी टेंडेंसी है टू मूव टुवर्ड्स राइट, फ्रिक्शन होगा लेफ्ट की तरफ। अब F2 जो होगा, F2 प्लस F मैक्स होगा T, तो FT हो जाएगा, F2 हो जाएगा T माइनस F मैक्स, टेंशन है 40, F मैक्स है 10, तो फ्रिक्शन अब होगा 30। अब ये फ्रिक्शन 30 है तो मिनिमम एक्सेलरेशन होगा 30 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द मिनिमम एक्सेलरेशन is 3 meter per second square and the maximum acceleration with which he can run will be 5 meter per second square. So now let us come to example number 13. A board is fixed on the floor of an elevator। ये एक elevator है, lift है, इसमें एक board fixed है जिसका angle है 37 डिग्री। ब्लॉक इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ब्लॉक है जिसको पॉइंट ए पे रखा हमने, उसको हमने एक अपवर्ड वेलोसिटी दे दी 4√2 मीटर पर सेकेंड। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट वेलोसिटी। हमने इसको अपवर्ड वेलोसिटी ऐसे दे दी जिसकी वैल्यू है 4√2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज गिवन टू द ब्लॉक। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर। 1.6 मीटर डिस्टेंस कवर करके वो रेस्ट पे आ जाता है। लेट मी राइट डाउन दैट आल्सो। सो बेसिकली ये 1.6 मीटर ऊपर ट्रेवल किया, 1.6 मीटर ट्रेवल करके वो रेस्ट पे आ गया, और उसके बाद देन इट स्टार्ट स्लाइडिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जब वो वापस नीचे आया तो इसकी अब वेलोसिटी है 4। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, विच इज इक्वल टू 4 मीटर
per second, तो हमें बताना है कि what is the acceleration of the elevator and what is the coefficient of friction between the board and the block. So I'll repeat the question. इस क्वेश्चन में the floor of the elevator is this incline. There is an inclined plane which is making an angle of 37 degree with the horizontal. The lift is moving upward with an acceleration a. तो अब इसके अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? That means now the effective gravity is downwards, which is equal to g plus a. तो ये हो गई इफेक्टिव ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अब इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ऐसे एज्यूम करेंगे कि ये लिफ्ट मूव ही नहीं कर रही, लेकिन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी है जी प्लस ए. हमने ब्लॉक को ऊपर फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 4√2. ब्लॉक ऊपर गया, 1.6 मीटर डिस्टेंस कवर करके रेस्ट पे आया और उसके बाद नीचे आया. जब नीचे आया तो जब ए पॉइंट पे रिटर्न किया तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 4 मीटर पर सेकेंड. तो हमें इसमें दो चीजें बतानी है. एक तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए ऑफ द एलिवेटर एंड सेकेंडली व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द बोर्ड एंड द ब्लॉक. तो अब इसको कैसे करेंगे? नाउ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड. एक्सेलरेशन कितना होगा? ऊपर जाते वक्त होगा माइनस ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा. तो इसमें जी अगर मैं इफेक्टिव ग्रेविटी लेता हूं तो mg sin थीटा भी नीचे लग रहा है और ऊपर जाते हुए फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा भी नीचे लग रहा है. तो इसलिए ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन होगा माइनस ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा. और नीचे आते वक्त कितना होगा? नीचे आते वक्त mg sin थीटा नीचे लग रहा है, म्यू mg cos थीटा ऊपर लग रहा है. तो एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इफेक्टिव ग्रेविटी sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा. यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू पुट कर दें, साइन थीटा है 0.6, कॉस थीटा है 0.8 और जी है 10, तो जी को 10 ले लेंगे. तो ये हमारा ऊपर जाते वक्त का एक्सेलरेशन है, ये नीचे आते वक्त का एक्सेलरेशन है. तो ऊपर मूव करते हुए हम इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as और नीचे आते हुए भी वही लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as. तो अब ऊपर जाते हुए फाइनल ऊपर जाके वेलोसिटी 0 है, इनिशियल है 4√2 v1 4√2 और एक्सेलरेशन हमारा एल की वैल्यू 1.6 मीटर दे रखी है. एक्सेलरेशन को ये पुट करेंगे, उस माइनस माइनस कटने के बाद ये इक्वेशन आएगी और नीचे आते वक्त v2 है हमारा 4 और इनिशियल है 0, दैट इज 2a2l. एल है 1.6 मीटर, a2 है हमारा इतना, तो उसको पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी. ये दो इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक है a और दूसरा है म्यू. जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी. एक्सेलरेशन विल कम एज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and the coefficient of friction will be 0.25. Now we'll come to example number 14. Here there is a block of mass m. It is placed on a smooth wedge of mass capital M. इसको wedge के ऊपर रखा है and wedge can slide on the horizontal surface. ये wedge को horizontal surface पे slide कर सकता है. We have to find the acceleration of the wedge and the block. wedge को और block का दोनों का हमें acceleration बताना है. तो इस प्रॉब्लम को हम एनालाइज करेंगे ग्राउंड फ्रेम से एंड इन द फ्रेम ऑफ द वेज. ग्राउंड फ्रेम से अगर एनालाइज करेंगे तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? एक्चुअली द ब्लॉक शुड हैव मूव्ड अलोंग द इंक्लाइन इफ द वेज वाज स्टेशनरी, बट यहाँ पे वेज कैन मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. इफ द वेज इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, the block is actually going to move along the line PQ, and we actually don't know the angle, what angle theta this line is going to make. So it will be easier to make to solve the same problem in the frame of the wedge. So let's analyze the problem in the frame of the wedge. Suppose you are sitting on the wedge and you have to make the free body diagram. Then you will treat yourself to be stationary. अब आपके हिसाब से जो block है that will move along the incline like this, but in this case because the frame of reference itself is moving towards left, एक pseudo force लगाना पड़ेगा towards right. So let's solve it by taking the frame of reference to be the wedge. अगर wedge का acceleration है a towards left, तो जो pseudo force लगेगा on the block will be ma towards right.
The force on the block will be mg downwards and perpendicular to the incline, and एक acceleration होगा ar जिसको हम relative acceleration कह रहे हैं. It is the acceleration of the block with respect to wedge. और हमने ये एंगल भी मार्क कर दिए so that it is we can easily now take the components along the two directions. और वेज के ऊपर mg लगेगा, नॉर्मल एंड डैश लगेगा, एक्सलेशन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो नॉर्मल ब्लॉक के ऊपर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेज के ऊपर लगेगा. अब हम इक्वेशन लिखते हैं. इसकी ब्लॉक की दो इक्वेशन लिखेंगे. वन इज अलोंग द इंक्लाइन. अलोंग द इंक्लाइन m इंटू ए आर इज इक्वल टू फोर्स. एम ए का कंपोनेंट एम ए कॉस अल्फा जो हमने यहाँ लिख दिया, एम जी का होगा एम जी साइन अल्फा जो यहाँ लिख दिया. नाउ फॉर द इक्वेशन नॉर्मल टू द इंक्लाइन, अपवर्ड डायरेक्शन में n लग रहा है और ma का कंपोनेंट ma sin अल्फा लग रहा है, तो n प्लस ma sin अल्फा. डाउनवर्ड में लग रहा है mg cos अल्फा, तो ये आ गया. ये इसकी दोनों इक्वेशन हो गई. अब हम वेज की इक्वेशन लिखेंगे. तो वेज के केस में वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखने का फायदा नहीं है, बिकॉज देन वी गेट एन अनवांटेड वेरिएबल एंड डैश. तो हमें कम से कम इक्वेशन लिखनी होती है जो यूजफुल है, बस वही लिखें तो बेटर होगा. तो एक इक्वेशन लिखेंगे m इंटू ए अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, m इज इक्वल टू n साइन अल्फा. तो वही इक्वेशन आ गई. अब हमें निकालना है एक्सलेशन ऑफ द वेज एंड एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक. तो एक्सलेशन ऑफ द वेज के लिए कैपिटल ए निकालना है. उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 यूज करके निकाल सकते हैं. तो m इंटू ए इज इक्वल टू n साइन अल्फा. साइन अल्फा यहाँ आ गया और n यहाँ से n की वैल्यू लिख लेंगे, mg cos अल्फा माइनस ma साइन अल्फा. और अब ए वाले टर्म इकट्ठे एक साइड ले जाएंगे तो एम ए साइन स्क्वायर अल्फा लेफ्ट पे आएगा और बचेगा एम जी कॉस अल्फा साइन अल्फा. तो ए हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन कैपिटल एम प्लस एम साइन स्क्वायर अल्फा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वेज. अब हम निकालेंगे व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ब्लॉक. तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिलेटिव एक्सप्रेशन निकालना है. यहाँ से एम कटेगा तो रिलेटिव एक्सप्रेशन इज जी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा. तो ये आ गया जी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा. ए इसको कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज द रिलेटिव एक्सलेशन. अब इस ब्लॉक की दो एक्सलेशन है. वेज के रिस्पेक्ट में ऐसे आ रहा है इस एक्सलेशन से, और वेज के साथ साथ लेफ्ट की तरफ भी जा रहा है कैपिटल ए से. सो जो टोटल एक्सलेशन होगा यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर रखा है. ब्लॉक का एक एक्सलेशन ए होगा लेफ्ट की तरफ, एक होगा ए आर अलोंग द इंक्लाइन. इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एक्सलेशन ए आ जाएगा. और ये जो एंगल होगा दिस विल पाई माइनस अल्फा. तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सलेशन का ए वो होगा कैपिटल ए प्लस ए आर mod, and then we apply parallelogram law. This will be a square plus ar square plus 2aar cos pi minus alpha. अब a और ar के अंदर यू सी इसमें जो कॉमन टर्म है वो है g sin अल्फा अपॉन m प्लस m sin स्क्वायर अल्फा. वो हमने कॉमन बाहर निकाला. कैपिटल ए में बच गया, हमने g sin अल्फा निकाला. m cos अल्फा बचा तो m cos अल्फा का होल स्क्वायर, और ar में बचेगा कैपिटल m प्लस स्मॉल m उसका होल स्क्वायर माइनस m का 2 टाइम्स m cos अल्फा m प्लस m cos of pi minus alpha will be minus cos alpha, इसलिए माइनस आ गया into cos alpha. अब इसको हम ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज द टोटल एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक. नाउ लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 15. दिस इज अ होमोजेनियस फ्लेक्सिबल रोप. एक रोप है, होमोजेनियस है, फ्लेक्सिबल है. इट रेस्ट ऑन अ वेज. एक वेज के ऊपर रेस्ट कर रही है जिसके साइड are making an angle of alpha and beta with the horizontal. इसमें गिवन है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. अगर अल्फा बीटा से ग्रेटर है तो इस साइड फोर्स ज्यादा लगेगा. तो अगर रस्सी सेंटर पे फिक्स्ड है, द हाफ द लेंथ इज हियर, हाफ द लेंथ इज हियर, so the rope should slide on the left hand side. So let us see, if alpha is greater than beta and center of the rope is at the top of the top corner,
टॉप कॉर्नर पे सेंटर है रस्सी का, then with what acceleration should the wedge be pulled to left in order to prevent the displacement of the rope with respect to wedge. इसमें सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। Now क्योंकि अल्फा बड़ा है बीटा से, तो ये लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेगा बिकॉज द सेंटर ऑफ द रोप इज एट द टॉप। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि हम कितने एक्सेलरेशन से वेज को टुवर्ड्स लेफ्ट पुल करें सो दैट द रोप शुड नॉट स्लाइड। अगर हम चाहते हैं रस्सी स्लाइड ना करे तो वेज को हमें एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से लेफ्ट की तरफ पुल करना है, तो वो एक्सेलरेशन हमें बताना होगा। इट इज गिवन दैट ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। सो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। विल फर्स्ट मेक फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि ये सेंटर पे है, आधी रस्सी इधर है आधी इधर है, तो आधी रस्सी का अगर मास m है तो इसका भी मास m होगा। तो now we'll make FBD in the frame of the wedge. Wedge is being moved towards left with an acceleration of a, so wedge का acceleration है a towards left. So और wedge के रेफरेंस में अगर FBD बनाएंगे तो हमें pseudo force दिखाना पड़ेगा towards right, that is MA। दोनों पे दिखाना पड़ेगा MA। if the T is the tension in the rope, so T is always along the cord, so ये ऐसे ऐसे T लगेगा। and now दोनों पे mg लगेगा डाउनवर्ड। इस पे नॉर्मल लगेगा एट एन एंगल ऑफ अल्फा, इस पे नॉर्मल लगेगा एट एन एंगल ऑफ बीटा। लेट द नॉर्मल बी n1 and n2। तो ये हमारा FBD हो गया। आई विल राइट द इक्वेशंस। अब हमें नॉर्मल की जरूरत नहीं है, तो अलोंग द नॉर्मल तो हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे, विल ओनली राइट द इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइन। तो इसमें अलोंग द इंक्लाइन एक टी आर है और एक MA cos अल्फा आर है, वो हमने यहाँ लिखा। That should be mg sin alpha because there is no acceleration of the rope with respect to the wedge. So the upward force should be equal to downward force। उससे ये इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे अपवर्ड फोर्स होगा T, डाउनवर्ड होगा MA cos बीटा और mg sin बीटा। MA cos बीटा प्लस mg sin बीटा। अब इन दोनों में T को एलिमिनेट करेंगे। ये जो T है उसकी जगह हमने लिख दिया MA cos बीटा प्लस mg sin बीटा प्लस MA cos अल्फा, ये आ गया। तो उससे ओके, यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है, mg sin अल्फा माइनस mg MA cos अल्फा, वो हमने यहाँ लिखा। और यहाँ T की वैल्यू है MA cos बीटा प्लस mg sin बीटा, वो यहाँ लिखा है। दोनों इक्वेट कर दिए। नाउ हमें A निकालना है, तो A वाले टर्म एक साइड ले जाएंगे, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला है, इसको राइट पे ले जाओ। MA कॉमन cos बीटा प्लस cos अल्फा, mg का टर्म इधर ले आएंगे, mg कॉमन sin अल्फा माइनस sin बीटा, m कट जाएगा, A विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। So A will be sin, ये आ जाएगा sin अल्फा माइनस sin बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस cos बीटा times g। So this is the acceleration with which the wedge must be pulled towards left so that the chain or the rope does not slide on it. Now let us look at example number 16। एक ब्लॉक है जिसका मास m है। It is projected on a larger block of mass 10m। ये 10m का मास है। इसके ऊपर इसको प्रोजेक्ट किया with velocity v as shown in figure। जो लार्जर ब्लॉक है उसका लेंथ है l। The coefficient of friction between two blocks is mu2। इन दोनों के बीच में coefficient of friction है mu2। While that between lower block and ground is mu1। इन दोनों के बीच में coefficient of friction है mu1। It is given that mu2 is greater than 11 mu1। ये पॉइंट आप नोट करिए, इसको दिया हुआ है mu2 is greater than 11 mu1। तो हमें बताना है मिनिमम वेलोसिटी v कितनी हो ताकि ब्लॉक इसके ऊपर से नीचे गिर जाए। अगर हम चाहते हैं कि छोटा ब्लॉक लार्जर ब्लॉक के ऊपर से गिर जाए तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो with which it should be projected। तो let us understand this question again। इसे हम म्यू नहीं लिख सकते तो मैं u लिख देता हूँ। u2 is the coefficient of friction on the between the two blocks and mu1 is the coefficient of friction between the lower block and the ground। हमें ये दे रखा है mu2 is greater than
11 टाइम्स u1। ये किस लिए दे रखा है इसको हम बाद में एनालाइज करेंगे, बट थोड़ा एक आइडिया लगा ले हम। वो ये है कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है वो mg है। इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना होगा? इट इज 11 mg। तो नॉर्मल ये बहुत ज्यादा है। अगर μ2 छोटा होता इससे, मतलब नीचे फ्रिक्शन अगर ज्यादा होता, if the friction between these two is greater than friction is less than friction between these two, तो what will happen? The lower block will not move, only the upper block move। लेकिन हम यहाँ नहीं ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मूव करे। It is for this reason this condition has been given। चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको हम इग्नोर करते हैं, डोंट वरी। इग्नोर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम एज्यूम कर लेते हैं कि नीचे वाला मूव कर रहा है, और इस कंडीशन को इग्नोर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कुछ मिस्टेक हो रही है। क्योंकि अगर नीचे वाला मूव नहीं करेगा तो नीचे ग्राउंड और इसके बीच में हम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो हमें म्यू इंटू एन नहीं ले पाएंगे। एनीवे, इस केस में दोनों मूव करेंगे। सो इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम छोटे ब्लॉक को ले सकते हैं इन द फ्रेम ऑफ द लार्जर ब्लॉक, दैट इज वन मेथड। दूसरा तरीका है कि दोनों को ग्राउंड फ्रेम में ले लें। चलिए हमने यहाँ पे दोनों को ग्राउंड फ्रेम में लिया है। छोटे m का एक्सेलरेशन a1 ले लिया, बड़े ब्लॉक का ले लिया a2। छोटे ब्लॉक पे mg लगेगा, n2 लगेगा, जो mg के बराबर आएगा। म्यू n2 हो जाएगा म्यू mg, और छोटे ब्लॉक पे 10 mg नीचे लग रहा है, n1 ऊपर n2 नीचे, तो n1 कितना आ जाएगा? n2 mg है तो n1 आ जाएगा 11 mg। ये हो गया म्यू n1, म्यू 1 इंटू 11 mg। एक्सलेशन है a2। सो व्हाट आर द इक्वेशंस विल गेट? यहाँ इक्वेशन मिलेगी इस छोटे ब्लॉक की, m इंटू a1 इज इक्वल टू माइनस म्यू टू n2। n2 लिख दिया हमने mg, a1 आ गया माइनस म्यू टू जी। और ये तो a1 यहाँ से आ गया माइनस म्यू टू जी। बड़े ब्लॉक की इक्वेशन होगी 10m इंटू a2, 10m इंटू a2 इज इक्वल टू म्यू टू n2 माइनस म्यू वन n1, म्यू टू n2 माइनस म्यू वन n1। n2 है हमारा mg, n2 की जगह mg लिखा, और n1 कितना है? n1 है 11 mg, उसको ये लिखा, m कट जाएगा, a2 आ जाएगा दिस अपॉन 10, तो ये आ गया म्यू टू, g कॉमन आ गया, म्यू टू माइनस 11 म्यू वन अपॉन 10, ये आ गया a2। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्योंकि म्यू टू इज ग्रेटर देन 11 म्यू वन, तो a2 पॉजिटिव आ रहा है। और अगर म्यू टू छोटा होता तो a2 नेगेटिव नहीं आता, बट एक्चुअली हम यहाँ पे फ्रिक्शन को म्यू वन n1 नहीं ले सकते थे, बिकॉज इफ द 10m block is not moving then this friction is static। एनीवे, यहाँ पे अब a1 आ गया, a2 आ गया, तो एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 10m, रिलेटिव एक्सलेशन हो गया a1 माइनस a2। a1 है माइनस म्यू टू mg, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, माइनस ये आ गया, तो g बाई 10 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 11 म्यू टू, माइनस 10 और माइनस 1 माइनस 11, तो ये आ गया हमारा एक्सलेशन a1 विद रिस्पेक्ट टू 2। नाउ फॉर द ब्लॉक, फॉर द मास m2 फॉल ऑफ 10m, अगर हम चाहते हैं फॉल कट जाए तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पे, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ l, जब ये डिस्टेंस l कवर कर चुका होगा तो फाइनल वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन 0। सो वी कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक, बिगर ब्लॉक शुड बी ग्रेटर देन 0। we'll apply this equation। so यहाँ पे जो ये सारी velocities हैं, they are relative velocities, v dash is the relative velocity of small block with respect to large, this is the final velocity which is greater than 0। तो जो initial velocity होगी वो कितनी होगी? तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमने इसको प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v, तो इसकी वेलोसिटी v है, इसकी 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी v है, तो v को हमने v लिखा। a12 हम निकाल चुके हैं, वो ये है, इंटू l,
तो ये ग्रेटर देन 0 होने से v square should be v square plus 2al should be greater than 0. So v square should be greater than minus of 2 a1 a2l a1 2l. तो a12 माइनस ऑफ a12 कितना होगा, a12 इतना है तो माइनस a12 में नेगेटिव कैंसिल हो हट जाएगा. सो ये रह जाएगा 11/10 v2 minus v1g. ये आ गया तो v will be under root of this. So this is the minimum velocity which is the lower block must be projected so that it should fall. So you can see we have written a note that this problem could have also been solved by making free body diagram of block or mass m in the frame of the larger block. So now let's come to example number 17. Here we have a small block of mass small m and it is placed on a larger block of mass capital M. The length of the larger block is L. System can slide on horizontal surface. System is started towards right with initial velocity v. पूरे system को हमने v velocity दे दी, मतलब दोनों को इकट्ठे मूव कराया. Friction coefficient between the floor and the larger block is mu. इन दोनों के बीच में mu है, लेकिन दोनों ब्लॉक के बीच में है mu by 2. So let me just write down. दोनों के बीच में है mu by 2, तो इसको मैं u by 2 लिख देता हूँ. और ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में है mu. तो यू कैन सी कि फ्रिक्शन नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है, तो क्या होगा, छोटा वाला ब्लॉक जो है इसके रिस्पेक्ट में आगे मूव कर जाएगा. तो हमें बताना है फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन दी बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम द लार्जर ब्लॉक. तो कितने टाइम बाद ये छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक से नीचे गिर जाएगा, ये हमें बताना है. और जैसे हमने पहले किया था कि जिसमें हमने ग्राउंड फ्रेम में कंसिडर किया था, प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वैसे इसको भी कर सकते हैं. लेकिन यहाँ इसको चलिए हम थोड़ा डिफरेंट मेथड से कर लेते हैं. यहाँ पे हम स्यूडो फोर्स लगा देते हैं. सो लेट अस सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इन द फ्रेम ऑफ द कैपिटल ब्लॉक कैपिटल एम. अब जो कैपिटल एम है हमें पता है वो इसका रिटार्डेशन हो रहा है, इसकी स्पीड कम होती है, दैट मीन द एक्सेलरेशन वुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट. लेट अस से कैपिटल ए बी द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट. तो जो स्यूडो फोर्स होगा वो होगा एम ए टुवर्ड्स राइट. सो दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं इन द फ्रेम ऑफ द लार्जर ब्लॉक. तो लार्जर ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 0 है, छोटे वाले ब्लॉक का AR ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर ब्लॉक. छोटे वाले ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स लगेगा MA टुवर्ड्स राइट, इसमें कैपिटल M इनटू कैपिटल A टुवर्ड्स राइट. इसमें फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड नॉर्मल अपवर्ड्स एंड फ्रिक्शन है mu/2, तो mu/2 n1 टुवर्ड्स लेफ्ट, mg डाउनवर्ड्स n2 अपवर्ड्स n1 डाउनवर्ड्स. इसमें फ्रिक्शन लग रहा है mu/2 n1 टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस पे लगेगा टुवर्ड्स राइट. और लेफ्ट साइड पे जो लगेगा स्मॉल लोअर सरफेस पे दैट विल बी mu/n2. तो हम पहले इसकी इक्वेशन लिख देते हैं. वर्टिकल डायरेक्शन में n1 इज mg, हॉरिजॉन्टल में MAR इज MA प्लस mu2 n1 mu/2 n1. n1 को हम mg लिख देते हैं, तो m कट जाएगा, यहाँ से कैपिटल A आ गया AR प्लस mu/2g, हमने यहाँ पे लिख दिया. जब इसका हम FD बनाएंगे n2 हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में n2 होगा n1 प्लस mg, n2 हो जाएगा टोटल मास इंटू जी, और द फोर्स टुवर्ड्स राइट होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट है mu/n2 दैट इज हियर, टुवर्ड्स राइट है mu/2 n1 प्लस ma जो हमने यहाँ लिखा. अब इस इक्वेशन में n2 की वैल्यू हम डाल देंगे m प्लस m इंटू जी, n1 की वैल्यू डाल देंगे mg प्लस ma. ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है. अब हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा छोटे ब्लॉक को नीचे गिरने के लिए. सो आई वांट टू फाइंड, यू वुड लाइक टू फाइंड AR. तो उसके लिए इन दोनों में से कैपिटल A को एलिमिनेट करते हैं. जो कैपिटल A AR प्लस mu/g/2 है उसकी जगह उससे रिप्लेस करते हैं, उससे यहाँ पे आ गया mu m प्लस mg, mu/2 स्मॉल mg, कैपिटल M इंटू A की जगह लिख दिया AR प्लस mu/g/2. तो इन दोनों टर्म में mu/2g कॉमन आ गया, यहाँ स्मॉल m है या कैपिटल M है, प्लस m इंटू AR. तो ये वाला जो टर्म है इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा mu/2 m प्लस mg, और यहाँ बचेगा MAR. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया, m से डिवाइड करेंगे
म्यू जी बाई 2 और यहाँ पे बचेगा m प्लस m डिवाइड बाई m। नाउ द ब्लॉक सेपरेट कब होंगे? जब छोटा वाला ब्लॉक l डिस्टेंस मूव कर चुका होगा। और फाइनल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u इज 0, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड इज l, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज l, ut इज 0, हाफ a t स्क्वायर, तो यहाँ से t आ जाएगा 2l बाई ए आर। ए आर हमने निकाला है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा। सो आफ्टर सो मच टाइम द टू ब्लॉक्स विल सेपरेट। So let us now come to example number 18. This is a man of mass 80 kg. इस पे यहाँ पे लिख देते हैं 80 kg. He is standing on a horizontal weighing machine of negligible mass. Weighing machine का mass negligible है. Attached to massless platform. ये P जो platform है ये भी massless है. Slashed on 37 degree. ये जो angle है ये एंगल है 37 डिग्री, तो इसको लिख देते हैं ये 37 डिग्री। नाउ द वेइंग मशीन रीड 72 kg। जो वेइंग मशीन है वो 72 kg रीड कर रही है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। वेइंग मशीन जो रीड कर रही है वो 72 kg रीड कर रही है। ऐसा क्यों है? एक्चुअली मास है 80 kg बट मशीन कब रीड करती है? When there is a vertical acceleration, that means clearly the मैन का एक वर्टिकल एक्सेलेरेशन होगा डाउनवर्ड, तभी मशीन कम रीड करेगी। कैलकुलेट द वर्टिकल एक्सेलेरेशन ऑफ द मैन। ये जो वर्टिकल एक्सेलेरेशन है ये बताना है कितना है। वी आल्सो हैव टू टेल व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द इंक्लाइन। तो प्लेटफॉर्म तो मासलेस है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन भी हमें बताना होगा। तो इस मैन का ये एफबीडी बनेगा, लेट्स मेक एफबीडी। एक्चुअली जो एक्सेलेरेशन होगा मैन का वो एक्सेलेरेशन होगा इस डायरेक्शन में। सो लेट्स कॉल दैट एक्सेलेरेशन एज ए। एक्सेलेरेशन कितना होगा? जो एक्सेलेरेशन होगा वो g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इज वेरी क्लियर। कितना ही एक्सेलेरेशन होगा? g की वैल्यू 10, थीटा 37 डिग्री है, sin 37.6 हो गया और cos 37.8 हो गया। इसका मतलब एक्सेलेरेशन इतना है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये वाला, जस्ट अ मिनट, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला, ये होगा a sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू a sin थीटा। ये हमने निकाला है 6 माइनस 8 म्यू sin थीटा 0.8। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हमें निकालना है। तो ये यहाँ से निकल जाएगा फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम। एम ए वाई, एम इंटू ए वाई इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज एम जी माइनस एन। एम की जगह 80 लिख दिया और जो नॉर्मल है वो 72 इंटू 10 लिख दिया। यहाँ से वर्टिकल आ गया, वर्टिकल एक्सेलेरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर। बट नाउ वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आल्सो। यहाँ पे हमने देखा जो वर्टिकल एक्सेलेरेशन है दैट इज 3.6 माइनस 4.8 म्यू, ये है। तो ए वाई हमारा आ चुका है 1, तो उससे म्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 13/24। Let us now come to example number 19. This is the last example for today. Here there is a coefficient of friction between block and mass m and triangular wedge is mu. ये दोनों हैं, ये स्मॉल m है और ट्रायंगुलर वेज है, दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो हमने लिख दिया। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड प्लेन। वेज और प्लेन के बीच में यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो बेसिकली दिस इज स्मूथ। तो इसको भी लिख देते हैं, ये स्मूथ है।
the block and wedge is released so that there is no sliding between them. इन दोनों के बीच में कोई sliding नहीं है, इसका मतलब they are sliding down as one single block. We have to find what is the maximum angle of theta. So basically अगर एंगल थीटा कम है तो they will slide down together, but अगर हम एंगल को बढ़ाते आएंगे एक स्टेज आएगी कि दोनों में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो हमें बताना है कि अगर दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं है तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। तो सबसे पहले तो ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन होगा जी साइन थीटा, और अब हमें निकालना है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। दैट मींस इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो म्यू एन लग रहा है, इट्स अ लिमिटिंग केस। तो लेट्स मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम, और इसको अब बनाते हैं इन दी फ्रेम ऑफ ट्रायंगुलर वेज। और ट्रायंगुलर वेज का एक्सेलेरेशन हो रहा है डाउन द इंक्लाइन ए ऐसे, और इसी के फ्रेम में जब हम स्मॉल एम का एबीडी बना रहे हैं तो उस पर सूडो फोर्स लगाना होगा एम ए अपवर्ड्स, और जो फोर्स लगेंगे एम जी डाउनवर्ड नॉर्मल अपवर्ड्स। नाउ स्मॉल एम पे जो फोर्स लग रहा है रिलेटिव फोर्स या विद रिस्पेक्ट टू वेज एम ए कॉस थीटा टुवर्ड्स राइट, जिसके कारण फ्रिक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि लिमिटिंग केस है तो फ्रिक्शन होगा म्यू एन। अब हम दोनों कंपोनेंट लेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अलोंग दी वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है एन प्लस एम ए साइन थीटा, डाउनवर्ड है एम जी, एंड द फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है म्यू एन, फोर्स टुवर्ड्स राइट है एम ए कॉस थीटा। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों में से एन एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे आ गया म्यू एन, एन की जगह लिख देंगे एम जी माइनस एम ए साइन थीटा इज एम ए कॉस थीटा। अब ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर से जी साइन थीटा, ए को जी साइन थीटा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जी साइन थीटा लिखेंगे एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें एम जी कट रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रह जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ बचेगा साइन कॉस, ये कॉस थीटा भी कट जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है म्यू। So the maximum value of angle will be tan inverse mu. So this is the maximum angle of the incline, so that the two blocks will move together. And that's all we have for today, students. And thank you very much for watching this video. We'll continue from here in the next lecture. Thank you.